डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी रखता है, और एक आपका है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज फ्रॉम महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, किसी स्टेट पीसीएस में भी आपके आने की पॉसिबिलिटी रखता है। और आपका जो एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है, और साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि ये मेंस में भी सवाल बन सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या पॉइंट्स हैं आपके, और हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स आपका आईएटीए की मदद से आपका लॉन्च किया जाता है। और आईएटीए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रैफिक रूल्स को सेटअप करता है, आपके जो फेयर्स हैं उनको सेटअप करता है, और साथ ही साथ में आपका ये भी तय करता है कि आपके जो रूट्स हैं उनको कैसे और प्रॉफिटेबल बनाया जाए, कैसे आपकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज किया जाए, जो आपके एक तरह से रूट्स हैं उसमें। तो ये एक 199 कंट्रीज का एसोसिएशन है आईएटीए, उसी के मदद से हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स आपका जारी किया जाता है। और इस बार का जो इंडेक्स है उसमें इंडिया को लगभग लगभग 7 आपके कहा जाएगा कि पायदानों का फायदा हुआ है, 7 रैंक्स इसमें सुधरे हैं। तो 2021 में जो इंडिया का रैंक था दैट वाज 90th प्लेस, लेकिन अब 2022 में जो रैंक आपका रहा है ये 83 पोजीशन पे आपका इंडिया है। तो 7 रैंक्स का इसमें इंप्रूवमेंट आप देखिएगा। और ये एक छोटा सा देश है, एक टापू है वेस्ट अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, आप देखिएगा साओ टोम एंड प्रिंसिपी। तो उसी के साथ ये आपका टाई अप है, मतलब उसी पे टाइड पोजीशन पे, एक ही पोजीशन पे दोनों आपके देश हैं। और इस ये युगांडा और रवांडा से पीछे है। जो अभी आपका लेटेस्ट पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया उसमें सबसे ज्यादा आपके ताकतवर देश कौन से निकल के सामने आए? जापान और सिंगापुर। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग देश आपके या सबसे पीछे देश कौन से हैं? वो इराक है, अफगानिस्तान है, और आप देखिएगा यहाँ पे सीरिया और पाकिस्तान। तो दीज आर द वीकेस्ट पासपोर्ट। अब देखिए क्या इसमें है, हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स किस बेसिस पे बनाया जाता है, कैसे रैंक करता है सारे देशों को। तो इसमें 199 पासपोर्ट को कंपेयर किया जाता है, और इसमें इस बेसिस पे आपका रैंकिंग डिसाइड होता है कि आप वीजा फ्री ट्रेवल किसी देश में कर पाते हो कि नहीं, कि आप अपने देश से दूसरे देश में वीजा फ्री ट्रेवल, मतलब आप जाते हो तो वीजा की रिक्वायरमेंट तो आपको नहीं है दूसरे देश में। If a citizen of a country is able to travel another country वीजा फ्री, ये माना जाता है कि उस देश का पासपोर्ट पावरफुल है। और आप देखिएगा 199 कंट्रीज में से जापान और सिंगापुर के जो नागरिक हैं वो 192 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। तो ये जो आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये 2005 से जारी किया जा रहा है, और ये आईएटीए के जो डाटा है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो डाटा है, उसी से हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आपका जारी किया जाता है। रिसेंटली आर्मीनिया और ओमान दो देश हैं जहां पे इंडियंस बिना वीजा के वीजा फ्री आपके जा सकते हैं वहां पे। और सिंस 2006 इंडिया ने लगभग लगभग 35 देशों को अपने साथ जोड़ा है जहां पे ये बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। ये वो देश है आपका साओ टोम एंड प्रिंसिपी। तो अब देखिए जो आपके सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो किसके हैं? जापान, सिंगापुर टाइड अप है एक पोजीशन पे, जर्मनी साउथ कोरिया टाइड अप है सेकंड पोजीशन पे, फिनलैंड इटली लग्जमबर्ग स्पेन टाइड अप है थर्ड पोजीशन पे। वीकेस्ट पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान, इराक और सीरिया। और ये वीकेस्ट पासपोर्ट का बड़ा लॉजिकल रीजन है, इन तीनों देशों में सिविल वॉर आपका चल रहा था बड़े लंबे समय तक। तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और हर तरह से वीक आपके कंट्रीज हो गए। पाकिस्तान इज अ सरप्राइज इंट्रेंट इन दिस, चौथे नंबर पे आपका है। इसका भी रीजन है कि बड़े लंबे समय तक ये प्रॉब्लम फेस करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, और एफएटीएफ के आपके ग्रे लिस्ट में भी है ये। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में है। तो इकोनॉमिकली वीक आपका इस समय दिख रहा है।
चलिए अब आगे बात किया जाए, IATA के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। IATA इज अ प्रीकर्सर, आपके IATA आपका किससे बना है, इसके प्रीकर्सर कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन। 1919 में हेग में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन। उसी से आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आपका बना 1945 में हवाना में। तो ये अप्रैल 1945 हवाना में आपका बना है। और IATA का मेन एम क्या है, IATA का मेन एम है टेक्निकल इनपुट प्रोवाइड करना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को। ICAO इज अ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी को ये टेक्निकल डाटा आपका प्रोवाइड करता है। और ये शिकागो कन्वेंशन से आपका ICAO बना है। तो उसमें IATA इज एन आपके ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स टेक्निकल इनपुट टू ICAO। और ये आपके एक तरह से देखा जाएगा कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें आपके एक ट्रेड एसोसिएशन के रूप में काम करता है। तो इट जस्ट एक्ट लाइक अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एयरलाइंस, वेयर द वर्ल्ड एयरलाइंस कोऑपरेट टू प्रोवाइड सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड इकोनॉमिकली इन एयर ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी विश्व के आपके एक तरह से विश्व आपके कहा जाएगा वायु परिवहन से संबंधित आपके हैं, एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आपके एसोसिएशंस हैं विश्व के, वो इनसे जुड़े हुए हैं। उनका मुख्य मंशा क्या है, वहां पे सुरक्षा प्रदान करना और आर्थिक रूप से आपकी जो एक तरह से नीति है उसको अच्छा बनाना, ताकि आपके फ्लाइट इकोनॉमिकल हो पाए, और क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगा, क्या स्टैंडर्ड होगा, कैसे टिकटिंग की जाएगी, टिकटिंग का क्या स्टैंडर्ड होगा, वो सब कुछ डिसाइड आपका करता है। तो एक कार्टेल के रूप में काम करता है। कार्टेल आप लोग समझते हैं, कुछ देश या कुछ संस्था मिलके प्राइस को रेगुलेट करने का काम करें, उसको कार्टेल कहा जाता है। तो प्राइस रेगुलेशन का आपका काम करें, कंपटीशन को इंक्रीज ना होने दें या कंपटीशन को रेगुलेट करने का काम करें, दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ कार्टेल। तो IATA वर्क्स एज अ कार्टेल इन एडिशन टू सेटिंग ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर एयरलाइन। और टैरिफ क्या होगा, प्राइस क्या होगा आपके, ये सब फिक्स आपका करता है IATA। तो इसमें 298 एयरलाइंस हैं, और ये जो 298 एयरलाइंस हैं ये 120 देशों के एयरलाइंस हैं। तो ये पूरा विश्व का लगभग 82% जो टोटल अवेलेबल सीट माइल्स है, मतलब टोटल अवेलेबल जो आपका कहा जाएगा कि टैरिफ मूवमेंट है उसका 82% है ये। और इसका हेडक्वार्टर कनाडा में मॉन्ट्रियल में है। इसका भी हेडक्वार्टर आपका कनाडा में है और ICAO का भी हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में। तो एक बार देखा जाए क्या सिमिलरिटी है। अब देखिए ICAO क्या है, ये 193 नेशनल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये शिकागो कन्वेंशन से आपका बना है 1944 से। और इसमें क्या है, जैसे आपका IATA में, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एयरलाइंस हैं। तो दीज आर नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बट दीज आर एयरलाइंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें हो सकते हैं 120 देश के। उसी तरह से ICAO में केवल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये आपका एक तरह से क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है वो कैसे रेगुलेट होगा। तो आपकी जो सिविल एविएशन पॉलिसी है देशों की वो क्या है, उस पर आपका बात करता है। इंटरनेशनल जो आपके ट्रैफिक राइट्स हैं कि आपका देश किसी दूसरे देश के वायु क्षेत्र पे जा सकता है, नहीं जा सकता है, कोई इंटरनेशनल आप एक तरह से कन्वेंशन का वायलेशन कर रहे हैं, देन इट विल आपके टेक एक्शन। अदरवाइज इसके पास लोकल लेवल पे किसी देश के सॉवरेनिटी को चैलेंज करने की कोई पावर नहीं है। तो आप अपने नेशनल लेवल पे क्या सिविल पॉलिसी लगाते हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसके मेंबर हो तो ये केवल उतना ही रेगुलेट कर सकता है कि आपके देश में अगर कोई दूसरे देश का फ्लाइट आता है या मूव करना चाह रहा है, आप इसके कन्वेंशन को साइन कर रखे हो, तो देन इट कैन गिव डायरेक्शन। तो थोड़ा सा देखा जाए IATA और ICAO में क्या अंतर है। ये 1945 में आपका बना, ये शिकागो कन्वेंशन से आपका बन रहा है, 1947 में काम करना शुरू किया। दोनों का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, इसका भी मॉन्ट्रियल, क्यूबेक कनाडा में, इसका भी वहीं पे है। और ये एयरलाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये सिविल एविएशन इंडस्ट्री जो नागरिक उड्डयन आपका जो आपका होता है उससे संबंधित आपका ICAO है।
इसके मेंबर्स कौन है? एयरलाइंस, जैसे गो एयरलाइंस है, इंडिगो एयरलाइंस है, जैसे आपका जेट एयरलाइंस है, जैसे आपका एयर इंडिया है, टाटा के जो कंपनी है, ये सब है। इसका जो आपका मेंबर का है कौन? गवर्नमेंट एंड कंट्री, सरकार है, देश है, ये आपको देखने को मिलेगा। इनिशिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन, यहां से आपका शुरू हुआ था। ये आप देखे भी कि ये आपके इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ, आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन, जो 1919 में हेग में आपका बना। और आप देखिएगा जो आईसीएओ है, ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। ये टैरिफ कॉन्फ्रेंस डिसाइड करता है, टैरिफ क्या होगा, फेयर क्या होगा, इफिशियंसी कैसे बढ़ाया जाएगा। जो आपके टेक्निकल इनपुट है वो ये जनरेट करता है और आईसीएओ को प्रदान करता है। ये इंटरनेशनल ट्रैफिक राइट्स का आपका बात करता है कि किसी देश से आपका प्लेन जा सकता है, आपका सिविल एविएशन का फ्लाइट जा सकता है, नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा, कोई विवाद उत्पन्न होता है, वो सब आपका यहाँ पे जनरेट होता है। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो आपको देखना था। हेनली पासपोर्ट एक बार फिर देख लीजिएगा। भारत का रैंक सुधरा है, 90 से लेके 83 रैंक पे पहुंचा है। जो सबसे ताकतवर देश है वो जापान और सिंगापुर हैं। 199 देशों में से 192 देशों में ये फ्री जा सकते हैं। और आपके जो वीकेस्ट कंट्री है अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान है और इराक है, सीरिया है, पाकिस्तान है, और जापान और सिंगापुर सबसे पावरफुल कंट्री हैं। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी आईएटीए का एक और मेजर आपका न्यूज में था ये, क्योंकि एंट्रिक्स देवास अंतरिक्ष या एंट्रिक्स देवास वाले में कनाडा के कोर्ट ने कहा था कि देवास जो है वो अंतरिक्ष के जो इंडियन एयरलाइंस के जो एक तरह से कहा जाएगा कि रिसोर्सेज हैं दूसरे जगहों पे, उनको एक्वायर कर सकता है। उसमें आईएटीए मेजर रोल प्ले कर रहा था। चलिए तो अब आगे बात किया जाए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ एमएलए इज वर्स देन एक्सपल्सन। देखिए हुआ क्या इसमें, महाविकास अघाड़ी, ये एमवीए गवर्नमेंट है और ये 3 पार्टी से बनी हुई है, नेशनल कांग्रेस पार्टी प्लस शिवसेना प्लस कांग्रेस। और ये लोग मांग कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप ओबीसी का लिस्ट बताइए, इंपेरिकल डाटा प्रोवाइड करिए अदर बैकवर्ड क्लास से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ बीजेपी, तो यहाँ के जो बीजेपी के एमएलए थे वो इस पूरे रिजोल्यूशन को विरोध कर रहे थे कि ये मत पास करो। तो हाउस वाज एडजर्न्ड फॉर फ्यू टाइम्स बिकॉज जो एमवीए है, महाविकास अघाड़ी है, एक रिजोल्यूशन आपके पास करना चाहता था कि ओबीसी डाटा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। बीजेपी के एमएलए इसका विरोध कर रहे थे और इन्होंने वहां पे जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसको भी आपके डराने धमकाने की कोशिश की। डिप्टी स्पीकर के चैम्बर में गए, उनसे आपके एक तरह से अब्यूज किया, हाथापाई की नौबत आ गई। तो स्पीकर जो यहाँ के हैं उन्होंने इन 12 एमएलए को पूरे 1 साल के लिए फॉर 1 कंप्लीट ईयर इन्होंने इनको क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड का मतलब क्या है, निलंबित कर दिया है। तो निलंबित आप देखिएगा, इनको निलंबित कर दिया है। और आपके यहां पे देखने को मिलेगा कि इन्होंने इसको एक्सपेल नहीं किया है, एक्सपेल नहीं किया है मतलब आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्यता को नहीं खत्म किया है, बल्कि निलंबन कर दिया है 1 साल के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये 12 एमएलए आपके चले गए हैं कि 1 साल के लिए कैसे सस्पेंड कर दिया, 1 साल तक हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ के जो जस्टिस हैं जो लीड कर रहे हैं इसको, एएम खानविलकर, इन्होंने आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। हालांकि अभी फाइनल इस पे जजमेंट नहीं आया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपके सस्पेंशन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ ईयर इज वर्स देन एक्सपल्सन। इससे बढ़िया तो बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप बाहर निकाल दोगे तो 6 महीने में चुनाव होगा, और जब 6 महीने में चुनाव होगा तो दूसरा एमएलए रिप्रेजेंट करेगा इस एरिया को। अभी तो आप इसको सस्पेंड किए हो तो इस एरिया को कोई एमएलए रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। सस्पेंशन में क्या हो रहा है, सस्पेंशन में कोई एमएलए इस एरिया को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। नो एमएलए इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया। सो पूरे 1 साल तक यहाँ के लोग किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से वंचित रहेंगे। एमएलए इनको रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में,
तो फॉर कंप्लीट 1 ईयर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कोई एमएलए फंड यहाँ पे एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, बहुत सारे इनके ग्रीवियंस को एड्रेस नहीं किया जाएगा। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इससे बढ़िया इनको एक्सपेल कर दो, हटा दो इनको सदस्यता से। जब सदस्यता से हटा दोगे तो 6 महीने में आपको चुनाव करवाना पड़ेगा, 6 मंथ्स में आप चुनाव करवाओगे, फिर कोई दूसरा एमएलए आएगा तो कम से कम वो यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझेगा, इनके प्रॉब्लम्स को आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लेके जाएगा। तो इस पे आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब क्या क्या छोटे छोटे विवाद हैं वो आप देख लीजिए, किस तरह से हमारे देश में पोजीशन वैकेंट हो सकता है, पहले उसको आपका देख लिया जाए। देखिए आर्टिकल 101 हमारे देश में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 101 है वो, और आपके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका आर्टिकल 190, ये डिसाइड करता है कि कैसे वैकेंसी हो सकती है। वैकेंसी इन द पोजीशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 101 डिसाइड करता है। वैकेंसी इन द पोजीशन ऑफ एमएलए, ये आर्टिकल 190 डिसाइड करता है। तो एक बार छोटा सा ये पॉइंट है, देख लें कैसे वैकेंसी हो सकती है। हाउ वैकेंसी कैन बी देयर इन द पोजीशंस ऑफ एमएलए, एमएलए के पोजीशंस पे वैकेंसी कैसे हो सकती है, उसके कुछ तरीके बताए गए हैं, उसको एक बार देख लिया जाए। पहला है डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप। दूसरा आपका क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तीसरा आपका क्या है, एब्सेंट, एब्सेंट। और चौथा आपका क्या है, अदर रीजंस भी हो सकते हैं, अन्य कारण भी हो सकते हैं। डबल मेंबरशिप क्या है, पहले इसको देख लिया जाए। व्हाट इज डबल मेंबरशिप? डबल मेंबरशिप ये कहता है कि अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं और आप राज्यसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका लोकसभा का पोजीशन खाली मान लिया जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं और आप लोकसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं तो आपका राज्यसभा का पद खाली मान लिया जाएगा। ये स्टेट में अगर आप बात करिएगा तो अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुन लिए जाते हैं तो आपका एसएलए का पद ऑटोमेटिकली खाली मान लिया जाएगा। अगर आप एसएलसी के सदस्य हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन लिए जाते हैं तो आपका एसएलसी का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, विधान परिषद का जो पद है वो खाली मान लिया जाएगा। तो ये विधान परिषद है, ये विधानसभा है, ये लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा में चुन लिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका लोकसभा का पद खाली मान लिया जाएगा। राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में चुन लिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका राज्यसभा का पद खाली मान लिया जाएगा। एक तो ये पॉइंट बताता है डबल मेंबरशिप में। दूसरा क्या बताता है, दूसरा आपका बताता है कि अगर आप लोकसभा पे 2 सीटों पे आप चुनाव लड़ते हैं और दोनों सीटों पे आप जीत जाते हैं, जैसे अ, अ, आपके नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप कह सकते हैं कि ये वडोदरा से भी चुनाव जीते और आपके 2014 में, और ये आपके बनारस से भी चुनाव जीते, तो दोनों जगहों से चुनाव जीते हैं। तो इनको कोई एक सीट आपका रखना था। अगर ये एक निश्चित समय में अगर वो नहीं बताते हैं 14 दिनों के अंदर कि कौन सा सीट रखना चाहते हैं तो इनकी दोनों सीटें वैकेंट हो जाएंगी। ही विल नॉट रिमेन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम एनी ऑफ द सीट्स। तो कोई एक सीट आपको चुनना था, तो इन्होंने बनारस की सीट को चुना। तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा, थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे है वो ये है कि अगर आप लोकसभा में भी चुन लिए जाते हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चुन लिए जाते हो, तो 14 दिनों के अंदर आपको ये बताना होगा कौन सा सीट आप रखना चाहते हो, अन्यथा आपकी लोकसभा की सीट खाली मान ली जाएगी। ये बात आपको देखना है कि अगर आप लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए चुन लिए जाते हो तो 14 दिनों के अंदर आपको बताना पड़ेगा कौन सा सीट आप रखना चाहते हो, अन्यथा आपकी दोनों सीटें खाली मान ली जाएगी। चौथा बात आपका क्या है, अगर आप लोकसभा और राज्यसभा में साइमल्टेनियसली चुन लिए जाते हो एक ही समय, तो आपको कोई एक सीट रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको बताना पड़ेगा 10 दिनों के अंदर कौन सी सीट आप रखना चाहते हो, अन्यथा आपकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी और आप लोकसभा के सदस्य बन जाओगे। तो दोहरी सदस्यता हमारे यहाँ पे नहीं अलाउड है।
दोहरी सदस्यता का मतलब या तो आप लोकसभा के सदस्य हो या तो राज्यसभा के। अगर लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य चुन लिए जाते हो तो ये सीट बाय डिफॉल्ट खाली मान ली जाएगी। राज्यसभा के सदस्य हो, लोकसभा के सदस्य बन जाते हो तो राज्यसभा की सीट बाय डिफॉल्ट खाली मान ली जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप 2 जगहों से लोकसभा में चुनाव जीतते हो तो कोई एक सीट आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप एक निश्चित समय के अंदर नहीं बताते हो, 14 दिनों के अंदर, तो आपकी दोनों सीटें खाली मान ली जाएगी। तीसरा बात है, अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा में एक ही साथ चुन लिए जाते हो तो 14 दिनों के अंदर आपको बतानी पड़ेगी कौन सी सीट आप रखना चाहते हो, अन्यथा आपकी लोकसभा की सीट रिक्त हो जाएगी, ये खाली मान ली जाएगी। चौथा, अगर आप लोकसभा राज्यसभा में एक साथ चुन लिए जाते हो तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा सीट आप रखना चाहते हो, अन्यथा आपकी राज्यसभा की सीट जो है वो खाली मान ली जाएगी। तो एक तो ये है डबल मेंबरशिप जो आपने देखा। सेकंड जो आपका यहाँ पे पॉइंट है वो आपको क्या देखना है, डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन का क्या मतलब होता है? डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपके यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 102(1) एंड अंडर आर्टिकल 102(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस बेसिस पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और जो 102(1) के अंदर डिस्क्वालीफाई होंगे, ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे आपको एक बार देखना है कि कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे। डिस्क्वालीफाई यहाँ पे होंगे आर्टिकल 102(1) के अंदर और यहाँ पे आपके होंगे 102(2) के अंदर। तो ये कौन डिस्क्वालीफाई करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड द एडवाइस टेंडर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन दिस केस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी चुनाव आयोग आपको सलाह देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा। और ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है, इसको किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये 4 बातें संविधान में है, 5वीं बात से संबंधित आपके 8 बातें हैं। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंदर डिस्क्वालीफाई होता है और 4 बातें संविधान में दी गई हैं, 4+1। और ये जो 1 पॉइंट है इसके अंदर 8 सब पॉइंट्स हैं जिस बेसिस पे किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसको किसी और क्लास में आपका बताया जाएगा। 102(2) के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ये दल बदल अधिनियम के अंदर होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर होता है। और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये आपका कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा और आपके चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और आपका क्या बोला जा रहा है, 60 दिन लगातार अगर आप एब्सेंट रहते हो लोकसभा से या राज्यसभा से या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। विद काउंटिंग 16 डेज, 4 दिन लगातार अगर छुट्टी है संसद में या राज्य विधानसभा में, विधान परिषद में, तो 4 दिन आपके नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब 60 लगातार दिन आप अगर संसद में नहीं जाते हो तो आपका पद खाली हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें संसद की 4 लगातार छुट्टियां हैं तो वो नहीं जोड़ी जाएंगी। अन्य कारण क्या हो सकता है? अन्य कारण ये हो सकता है कि अगर आप एमएलए हो, एमपी हो, भारत के राष्ट्रपति चुन लिए जाते हो या उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते हो या राज्यपाल नियुक्त कर दिए जाते हो या संसद ही आपको एक्सपेल कर देता है, सदस्यता से निकाल देता है, तो आपका पद खाली हो जाएगा। तो ये 101 बता रहा है वैकेंसी। अब ये क्यों बताया गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मैक्सिमम आप कितने समय तक किसी एमपी एमएलए को संसद में या राज्य विधानसभा में उपलब्ध नहीं होने दोगे। वो आपका मैक्सिमम कितना समय है? वो मैक्सिमम समय है आपका, जो देखिएगा यहाँ पे, वो 60 दिन है। 60 डेज तक लगातार अगर कोई एमपी एमएलए नहीं पहुंचेगा लोकसभा में या राज्य विधानसभा में या विधान परिषद में या राज्यसभा में, तो उसका पद खाली हो जाएगा। अब आपने क्या किया है, 1 साल तक लगातार 12 एमएलए को आपने हटा दिया है उनके पोजीशन से, तो ऑटोमेटिकली ये पद खाली हो जाएगा अगर 60 दिन तक नहीं पहुंचते हैं वो। तो ये बात आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरटेन किया है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास करके एमएलए को हटाती है
तो आपके पास कोई पावर नहीं है, आप इस पे कोई डिसीजन नहीं दे सकते हैं। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो क्या दलील दे रहा है कि ये पावर है आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसने अगर हटाया है एमएलए को, आपके सस्पेंड किया है, तो आपके पास कोई पावर नहीं है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एमएलएज क्या कह रहे हैं? एमएलएज कह रहे हैं कि राइट टू रिप्रेजेंटेशन वॉयलेट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से सहमत कर रहा है। तो यहां पे आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? यू कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड, हाइटेस्ट सिचुएशन फॉर द कंस्टिट्यूएंसी। और अगर 12 कंस्टिट्यूएंसी में लोग आपके नहीं हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इन द हाउस, ये आपका वॉयलेट हो रहा है कि हम लोगों का जन प्रतिनिधिकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो हम तो वो कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां पे इट इज सेड दैट हाउस कैन नॉट सस्पेंड अ मेंबर बियॉन्ड 59 डेज। ये भी कहा जाता है कि 59 दिनों से ज्यादा आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, और आप 1 साल तक उनको सस्पेंड कर रहे हो। Bench refer to Article 194 of the Constitution, which says that if for a period of 60 days a member of the House without its permission is absent, the House may declare his or her seat vacant. तो अगर 60 दिनों तक लगातार आप नहीं पहुंचोगे तो आपका पद खाली हो जाएगा। और आरपीए एक्ट भी कहता है कि अगर 6 महीने तक लगातार अगर कोई एमपी एमएलए आपका रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया को, तो वहां पे आपको इलेक्शन करवाना अनिवार्य हो जाता है। तो आरपीए एक्ट सेज एनी वैकेंसी इन द हाउस हैज टू बी फिल्ड अप थ्रू बाई इलेक्शन विद इन 6 months ऑफ इट्स ऑकरेंस। तो ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये तो वायलेशन आपका है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके सस्पेंशन सीम टू हैव वर्स कंसिक्वेंस दैट आउटराइट एक्सपल्सन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। इससे बढ़िया कि आप इनको निकाल दो, निकालोगे तो दोबारा चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं इनको रिप्रेजेंटेटिव्स मिल पाएंगे। तो ये बात आपका है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनल जजमेंट देगा, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या दलील है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का दलील है कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर टू पनिश फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और डिसऑर्डरली कंडक्ट इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आप लोग 105 में आर्टिकल में पढ़िएगा, और ये क्या है? ये हमारे देश में सांसदों का विशेषाधिकार है, और इसमें विशेषाधिकार में 2 तरह के विशेषाधिकार आप लोग पढ़ते हैं, एक सामूहिक विशेषाधिकार और एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार, इंडिविजुअल प्रिविलेजेज, और एक आपके कलेक्टिव प्रिविलेजेज। कलेक्टिव प्रिविलेजेज में यह है कि अगर सांसद संसद की सामूहिक विशेषाधिकार का उल्लंघन करते हैं, कलेक्टिव प्रिविलेजेज का उल्लंघन करते हैं, तो पार्लियामेंट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे उसी पावर का आपका स्टेट गवर्नमेंट यूज कर रहा है कि हमारे कलेक्टिव प्रिविलेज को ये वॉयलेट किए हैं, डिसऑर्डरली बिहेवियर दिखाए हैं, आपके स्पीकर को डराने धमकाने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पे आपका इस बात पे दलील दिया जा रहा है, वंस द पावर टू पनिश अ मेंबर फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड, देयर कैन बी नो जुडिशियल रिव्यू फॉर द मैनर इन विच इट इज एक्सरसाइज्ड। तो अगर एक बार आपने अनरूडली बिहेवियर दिखाया है, डिसऑर्डरली कंडक्ट दिखाया है संसद के अंदर या राज्य विधायिका के अंदर, तो इस बात का न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता है, ये बात आपका बोला जा रहा है। और आप वैसे भी देखिएगा कि आर्टिकल 121 और 122 ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को आपका जनरेट करते हैं। 121 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्सेप्ट फॉर सब्टेंटिव मोशन। तो अगर आपके संसद है तो वो उच्च न्यायालय या आपके उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज की चरित्र के बारे में कोई भी बहस नहीं कर सकता जब तक कि कोई सब्टेंटिव मोशन नहीं लिया जाए, जब तक कोई ऐसा मोशन जो उनको रिमूव करने के लिए लाया गया हो, जब तक ऐसा कोई मोशन नहीं आएगा तब तक वो बहस नहीं कर सकते हैं। और यही बात आपका क्या कहता है? यही बात आपका 122 कहता है कि कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर विद इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की कार्रवाई या राज्य विधायिका की कार्रवाई में आपके न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अगर आपके संसद ने कोई निर्णय लिया है, राज्य विधायिका ने कोई निर्णय लिया है और उस निर्णय के माध्यम से अपने सांसदों को दंड दे रहा है या राज्य विधायिका के सदस्य को दंड दे रहा है, तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। फाइनली ये पॉइंट आपका कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे स्टैंड है, और फिर इस पे एक बार और आप लोगों को इस पे ब्रीफ कर दिया जाएगा।
ये आर्टिकल्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसलिए डिस्कस हो रहा है। ये पहले 12 तारीख को आया, फिर आपके 23 तारीख को आया, फिर बीच में आपका आ रहा है, इसलिए इसको डिस्कस किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। थैंक्स।